इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। लाल देद के कुछ शब्दों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। दीव वटा देहवर वटा पेट बोन छुई इको वाट। चाहे वह कोई सगुण की उपासना करता हो या निर्गुण भक्ति में लीन हो, परमात्मा एक ही है और वो हर जगह हर कण में विद्यमान है। जैसा मेरे पूर्व अनेक लोगों ने अपनी बात रखी है, ये सच है कि विविधता में एकता ही कश्मीरियत कही जाती है। चाहे वो शंकराचार्य का मंदिर हो, हजरत बल हो, सभी धर्म सभी पंथ का जो नाद बज रहा है, वास्तव में वही कश्मीरियत है, जिस मिट्टी ने सदियों से समन्वय, सौहार्द, शांति तथा संपन्नता के लिए पूरी मानवता को सही रास्ता दिखाया, वही कश्मीरियत है। मैं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, मैं उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि कश्मीरियत की उसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के इस महान यज्ञ में समर्पित भाव से जो साथी काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वंदनीय है, अभिनंदनीय है। आप सबको पता है कि 7 दशक से ज्यादा हो गया देश को आजाद हुए। देश के बाकी हिस्से में क्या क्या हो रहा है, आज के इस युग में मैं समझता हूं कि नौजवान हमसे पहले जान जाता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि देश के बाकी हिस्सों में जो हो रहा है वो यहां क्यों नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस पर मैं आपसे चाहूंगा कि जरूर विचार करिए। जनरल पांडे जब बोल रहे थे तो आपने सुना होगा उनको। ये सच है कि खासतौर से जो सामान्य नागरिक है यहाँ का, या जो यहाँ का युवा है, उसकी आकांक्षाओं, उसके सपनों को अवसर तो नहीं मिला। मुझे लगता है कि गला घोटने की कोशिश भी की गई है। देश भर में जो स्कीम्स चलती हैं, जिन कानूनों का फायदा आम आदमी को मिलता है, आवाम को मिलता है, किन्हीं न किन्हीं कारणों से या तो स्कीम नहीं चलती थी या उन कानूनों का लाभ यहाँ की आवाम को नहीं मिलता था। मैं बहुत छोटी 2-3 बातें कहना चाहता। यहाँ का जो लैंड लॉज था, अगर आप आर्चर्ड बगीचा लगाना चाहते हैं सेब का, उसके लिए भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन लगती थी। काटना चाहता था किसान तो परमिशन अनिवार्य ही है। अब वो कानून नहीं है। जिस किसान को जहां चाहे उसकी जमीन है तो बगीचा लगा सकता है सेब का। एक दूसरा कानून था कि 4 कैनाल से कम जमीन जिसके पास है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि जिसके पास सबसे कम जमीन है, 1 कैनाल है, उसको भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन का हक है, वो हक दे दिया गया है। मैं ऐसे 100-200 उदाहरण बता सकता हूं, समय नहीं है कि मैं उसका जिक्र करूं। मुझे लगता है कि इन कारणों से धरती का जो स्वर्ग था वो देश के बाकी हिस्से से पीछे छूट गया। अस्थायी कानून की आड़ में अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। राजनीतिक फायदे के लिए युवाओं को गुमराह किया गया, तरक्की के रास्ते से उन्हें भटकाया गया। कुछ चंद लोग नौजवानों को गुमराह भी करते थे, भड़काते थे। सामान्य नागरिक का बच्चा बच्ची जो स्कूल में पढ़ता है, मैं समझता हूं कि प्रतिभा के मामले में देश के किसी हिस्से के युवा से वो ज्यादा धनी है, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच सका जहां उसे पहुंचना चाहिए था। जिनको अवसर मिला, उन्होंने देश में नहीं दुनिया के स्तर पर अपना, अपने परिवार का, जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन किया है।
नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ाकर और अपने बच्चों को विदेश भेजना, ये कौन सी राजनीति है? ये आपको समझना होगा, यहाँ की आवाम को समझना होगा। समय बदल रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को उनके गुनाहों का जवाब देना ही पड़ेगा। नौजवान भी समझ रहा है, अपने भले के लिए, अपने परिजनों के भले के लिए उन्हें गुमराह किया गया है। ये नई सदी है। आपके अधिकार आपको मिले, मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ और जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए हम सब कृतसंकल्प हैं। अब अपने भविष्य की रेखाएं आप खुद खींच सकेंगे। कोई दूसरा आपकी तरक्की में रुकावट न डाले, इसकी कोशिश की जा रही है, और अगर डालने की कोशिश की गई तो ऐसी लकीरों को मिटा दिया जाएगा। जिक्र हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं आपसे कहना चाहता हूं जरा विचार करिए, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को कितना पैसा देती थी और उस पैसे का उपयोग कितना होता था। ईमानदारी से आप देखिए, 2017-18 के दौरान देश के बाकी राज्यों में प्रति व्यक्ति 8,287 रुपए दिए गए, और आपको पता है जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने कितना पैसा भेजा? 27,835 रुपए। हिसाब करिए, 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके जम्मू कश्मीर में 9,229 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे किए थे। ठीक अगले वर्ष उससे 4,000 करोड़ रुपए कम खर्च करके 63,000 करोड़, 21,337 प्रोजेक्ट यहां पूरे किए गए। और इस वित्तीय वर्ष को 31 मार्च को जो समाप्त हुआ है, जो आंकड़ा है, 50,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। और मित्रों, मैं इस सभागार में बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि पैसे का हिसाब 2-4 दिन में आएगा और सार्वजनिक किया जाएगा। 67,000 करोड़ की तुलना में न्यूनतम 20 से 25% कम खर्च हुआ होगा। यह पैसा किनके पास जा रहा था? यह आपका पैसा था। इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपके बीच रखना चाहता हूं। मुझे अभी 2-3 दिन पहले एनटीपीसी और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिलने आए थे जम्मू में। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने कहा इस वित्तीय वर्ष में उन्हें 183 करोड़ का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा साहब 21 साल बाद जम्मू कश्मीर से हमें पैसा मिला है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर हुआ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कोविड के कारण, कोरोना के कारण देश के अधिकांश राज्यों में जीएसटी कलेक्शन घटा है। कम राज्य हैं जहां जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। जम्मू कश्मीर देश के उन राज्यों में है जहां 23.77% जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, ग्रोथ हुई है। और टोटल कलेक्शन हमारा 11,163.95 करोड़ है। एक्साइज की अगर मैं बात करूं, एक्साइज कलेक्शन की, तो पिछले वित्तीय वर्ष लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 30% ग्रोथ है। 1,760.74 करोड़ हमको मिले। स्टैंप ड्यूटी में जो कलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर से 56.12% ज्यादा हुआ है। सेल्स टैक्स अब केवल डीजल और पेट्रोल दो ही पर लगता है। और एक बात मैं जरूर यहां बताना चाहता हूं कि देश के किसी हिस्से से सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल और डीजल जम्मू कश्मीर में है। आप देश के किसी हिस्से से तुलना कर लीजिए। आपके बगल में है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जिस प्रदेश से तुलना करिए, बावजूद इसके इसमें भी 25.38% की वृद्धि हुई है। माने टोटल टैक्स कलेक्शन हमारा ये रहा। अब दूसरा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं आया था 8 अगस्त 2020 को, देश के अनेक हिस्सों से लोग आते थे, साहब हमने 2012 में यहां काम किया, हमारा भुगतान नहीं हुआ। 2014 में काम किया, हमारा भुगतान नहीं हुआ। इस वर्ष 31 मार्च को
जितने वेरीफाइड बिल्स थे कॉन्ट्रैक्टर्स के और सप्लायर्स के, सभी 31 मार्च को पूरी तरह भुगतान कर दिया गया। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलती थी, हम अपना शेयर, बाकी जो राज्य हैं वहां 60-40 का रेशियो है, हमारा 90-10 का है। 90% भारत सरकार देती है, 10% हमें देना है, वो भी हम नहीं देते थे। इसके कारण कई स्कीम हमारी चलती नहीं थी। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान भारत सरकार की एक स्कीम है, 2 साल से हमें पैसा ही नहीं मिला। इस साल प्रधानमंत्री जी ने 600 करोड़ रुपया दिया। अगर पिछले सालों को देखें तो 34 करोड़ 40 करोड़ रुपया मिलता था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो हमारा शेयर था, 100% हर स्कीम का भुगतान हमने कर दिया। इस साल कोई हुंडी हमने नहीं ली है, ये परंपरा थी, यहां हुंडी से कर्जा लिया जाता था, बल्कि पहले के 2 साल की हुंडियों को भी क्लियर कर दिया। हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी सैलरी, पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी 31 मार्च को सबका भुगतान कर दिया गया। ऑल हैव बीन क्लियर। जम्मू कश्मीर बैंक से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत पहले कर्जा लिया है और उसी से कर्मचारियों की पेंशन दी जाती। उस मद में भी इस साल हमने 4,119 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर बैंक का भी भुगतान कर दिया है और 810 करोड़ रुपए पावर यूटिलिटीज का भी भुगतान किया है, जिसके लिए सारी पावर यूटिलिटी, चाहे वो एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो, अनेक नाम मैं गिन सकता हूं, इन सब ने कहा कि साहब ये एक नई व्यवस्था यहां का कायम हो रही है। कल शाम को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्यों का प्रदर्शन क्या रहा है, इसकी एक सूची जारी की। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर था। आज सुबह मैंने देखा, चेक किया आने के पहले, तो हमसे 2 किलोमीटर ज्यादा सड़क बना करके उत्तर प्रदेश तीसरे पर आ गया, हम चौथे पर आ गए। ये हमारी परफॉर्मेंस है। मित्रों, मैं खासतौर से युवा साथियों से कहना चाह रहा हूं, ये सच है कि एक नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। युवाओं की क्षमता और ऊर्जा से इस मुकद्दस जमीन के भविष्य को स्वर्णिम बनाने की आधारशिला रखने की कोशिश की गई। हम इस पर भव्य महल आपकी मेहनत से और आपकी ताकत से बनते हुए देखना चाहते हैं। तरक्की हो सकती है, हो रही है, और मुझे लगता है कि तरक्की केवल श्रीनगर शहर में हो, जम्मू में, ये तरक्की नहीं। तरक्की सुदूर ग्रामीण अंचलों में हो, और इसके लिए आवश्यक है कि जन भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी, न्याय संगत और समावेशी प्रशासन चले। एक बात मैं अनेक बार कहता हूं कि शासन का सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुझे एक वाक्य में मैं उसको कह सकता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। जो बेगुनाह है उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, और जब हम उसे छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से कठिनाई पैदा होगी। इस नए कश्मीर के कुछ जीवंत पात्रों की चर्चा मैं करना चाहता हूं। सबका परिचय समय नहीं है कि मैं कराऊं, मेरे पास सैकड़ों नाम है। डोडा का रहने वाला एक नौजवान है जफर हुसैन, उसके पिता की आतंकवादियों ने बचपन में हत्या कर दी थी। घोर गरीबी में जी रहा था और समय मिलता था तो ठेले पर सब्जी बेच करके पढ़ाई करता था। हौसला नहीं खोया उसने। इस ट्रांसपेरेंसी के कारण सरकारी अफसर की नौकरी जम्मू कश्मीर में उसे मिली। 25 वर्ष का युवा है आकिब वानी। उसके पूरे खानदान में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया था। अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और इस व्यवस्था के वजह से आकिब के सपने भी पूरे हुए, वो भी ऑफिसर बन गया है। 12,663 नियुक्तियां हुई हैं। मैं जिम्मेदारी से, चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, एक नियुक्ति पर कोई उंगली उठा देगा, दूसरे दिन मैं चला जाऊंगा यहां से। पूरी तरह ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की, और 8,000 आने वाले 4 महीनों में और लोगों को नौकरी मिलने वाली है। एक वक्त था जब बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती थी। मेरे पास एक बच्ची आई थी, उसने कहा कि मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। ये तो हमने अपनी जिंदगी में सोचा ही नहीं था। और एक बात यहां चलाई जाती है कि बेरोजगारी इसका कारण है।
मित्रों, यहां से ज्यादा गरीबी और ज्यादा बेरोजगारी देश के दूसरे हिस्सों में, इस पर आप विचार करिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सालों से जिन्होंने दर्द सहा है, उनका वर्तमान बदले और उनका भविष्य स्वर्णिम हो, इसके लिए पुरजोर कोशिश हम सब करेंगे। 20,000 और सरकारी नौकरियों का विज्ञापन हम निकाल रहे हैं, चाहे वो गांव हो शहर हो। जम्मू कश्मीर का जो नौजवान इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, मिशन यूथ के अंतर्गत हम उसे पूरा अवसर देना चाहते हैं। देश के अंदर के या बाहर के छद्म युद्ध के सहारे राजनीतिक मकसद पूरा करने की जो कोशिश है, उसे अब चलने नहीं दिया जाएगा। युवाओं के भविष्य को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और आप अगर संगठित होंगे तो मैं मानता हूं कि ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। विकास के लिए शांति और सौहार्द ये पूर्व शर्त है, प्री-रिक्विजिट नेसेसिटी है। और मैं आर्मी तथा सुरक्षा बलों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि केवल शांति व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाई, जैसा पांडे जी ने बताया, धैर्य का परिचय दिया। जवान घायल हुए तो भी बेगुनाह को नुकसान न हो, इसकी चिंता की। और अनेक भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाने का जो काम हुआ वो अद्भुत है। आवाम की जान माल की रक्षा के साथ साथ मैं बार बार ये कहता हूं कि चाहे विकास जितना भी कर लीजिए, यहां का सबसे बड़ा विकास यही है कि यहां अमन, चैन और शांति हो। इससे बड़ा विकास कुछ हो नहीं सकता। जितनी सड़कें हम बना दें, जितने कोल्ड स्टोरेज बना दें, जितने मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थान बन जाए, उसका कोई मतलब नहीं जब तक यहां लोग खुली हवा में सांस न ले सके और देश के दूसरे राज्यों की तरह रात को 8 बजे 9 बजे खुली सड़क पर घूम के अपने मंसूबे के हिसाब से जा न सके। हमारे यहां शास्त्रों में एक बात कही गई कि सबसे अच्छा शासन क्या है, तो कहा गया कि अंधेरी रात में, अमावस की रात में 16 साल की 17 साल की नवयुवती 12 बजे रात को विचरण कर सके, वही अच्छा शासन है। मुझे लगता है कि आप अगर तय करेंगे तो ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपदा के समय मुझे एक किस्सा आ रहा, जब मैं यहां मुझे भेजा गया, मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। एक घटना उन्होंने बताई। 2014 में यहां भारी बाढ़ आ गई। बाढ़ में लोगों की मदद कैसे की जाए, इसके बजाय जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी थी, वो कश्मीर छोड़ करके दिल्ली में बैठ गए। और दूसरी तरफ अगर कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आप पर आती है, तो चाहे हमारे पुलिस के लोग हों या आर्मी फोर्सेस के लोग, अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी मदद के लिए सबसे पहले आते हैं। इस अंतर को समझने की जरूरत है। आज जो मैंने देखा है, महसूस किया है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि सही रास्ता कोई कार्यक्रम नहीं है। ये तो जिंदगी बदलने की एक प्रक्रिया है। ये तो ख्वाबों को हकीकत में बदलने का एक साधन है। और मैं उन सभी साथियों का जिन्होंने इसको यहां तक अंजाम पर पहुंचाया है, उनको हृदय से साधुवाद देना चाहता। ये ठीक है कि संख्या कम है, आने वाले समय में अभी हम सब चर्चा कर रहे हैं, इसे और विस्तार देने की जरूरत है और विस्तार दिया जाएगा। अगर जिंदगी जीना है तो सही रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि भटके हुए रास्ते जिंदगी की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जिंदगी की मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चाहिए, जिसकी शुरुआत इस जगह से हुई है। आतंकवाद के सबसे बड़े रहनुमा हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग, पूरे विश्व में उनको किस रूप में जाना जाता है? टेररिस्तान के रूप में लोग जानते हैं। विश्व में आतंक की घटना होती है तो कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। यहां का हर बुजुर्ग और नौजवान पीढ़ी का हर सदस्य इस बात को बखूबी जानता है। मैं कल जनरल पांडे को एक किसी ने छोटा सा लेख लिखा, आर्टिकल लिखी, कल मैंने उनको भेजा था। और वो यहां के रहने वाले नहीं, वो रहने वाले हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के। और उन्होंने जो लिखा है
कि पीओजे के जम्मू कश्मीर प्रशासन के विजन से चूक रहा है। और जो बात आगे लिखी है उन्होंने, मैं 1 मिनट में पढ़ता हूं। आज दंगे अतीत की बात है। जिहादी आतंकवाद को प्रभावी ढंग से कुचलने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के लोग कर रहे हैं। अलगाववादी आख्यानों को भारतीय तिरंगे से बदल दिया गया। कश्मीरी मुसलमान इन दिनों एक नए तरह की आजादी का जश्न मना रहे हैं। वो अपने व्यवसाय को खुला रखने, खूबसूरत गुलेलाला ट्यूलिप गार्डन में निडर टहलने और डल झील में शिकारा हाउस बोट में पारिवारिक पिकनिक का आनंद लेने में स्वतंत्रता मना रहे हैं। आपको पता है, आज से 4 दिन पहले 3500 शिकारा डल झील में घूम रहे थे। सुबह में आज वहां गया हुआ था। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे यहां बिजली कटौती 18 से 19 घंटे है। अस्पताल है ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बात छोड़िए, और अधिकांश लोगों की मौत बीमारी में इसलिए हो जा रही है कि वहां अस्पताल है ही नहीं। बिजली की बात मैंने बताई आपको। ये जो पुल बन रहा है रेलवे का, उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया। ढेर साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा जरा इसको पढ़िए। कौन लोग हैं जो हमें दिशा दे रहे हैं? अगर पर कैपिटा बजट की मैं बात करूं तो वहां का बजट और यहां के बजट की जरा तुलना करिए। आखिर कैसा हम बनना चाहते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। सभी धर्मों की महिलाओं, बच्चियों पर जो जुल्म हुआ था, आप भूले नहीं हैं। जिस तरह से बेरहमी से कत्ल किया गया था। मकबूल शेरवानी साहब यहीं के रहने वाले थे, उनका नाम आप सब जानते हैं। कहीं धर्म के नाम पर जिहाद, मासूमों के सपनों को लगातार कत्ल करने की कोशिश है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन साजिशों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। सही रास्ते पर चलकर हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जिन सपनों को पूरा करने चाहते हैं, जिस संघर्ष के जरिए वो एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, सही अर्थों में मैं उसी को जिहाद मानता हूं। उसमें हिंसा का कहीं जिक्र नहीं होता। ये तोड़ मरोड़ कर कुछ बददिमाग लोगों द्वारा नौजवान नस्ल को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। अरबी भाषा में कहते हैं बजल जुह दहू, यानी पुणे के काम में बराबर प्रयास करिए। जुहद यानी प्रयास करना। जिन लोगों ने भी अधकचरे तरीके से लोगों को भटकाने के लिए इसको हिंसा या जंग की परिभाषा में ढालने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। पूरे विश्व में बदनाम बेनकाब हो जाने के बावजूद सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए पड़ोसी मुल्क हमारे युवा साथियों को भड़काने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। ऐसे भटके हुए नौजवानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क के आतंकवाद का विभत्स चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। युवाओं को अमन और तरक्की के रास्ते से बरगलाकर इस सूफी संतों, ऋषि मुनियों की जमीन में मान सम्मान की जिंदगी जीने से वंचित रखने की साजिश अब बेनकाब होने लगी। आंकड़े बताते हैं कि आतंक की फैक्ट्री बन चुके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का पर कैपिटा बजट मात्र $200 है, जबकि जम्मू कश्मीर मैंने आपका पर कैपिटा बजट $950 है। इस अंतर को समझने की जरूरत है। 5 गुना। यही नहीं, मैं इंडस्ट्री की बात करूं, यह सच है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में किन्हीं कारणों से नहीं आ सका। आजादी के बाद से लेकर 6 महीने पहले तक कुल 14,300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए थे। आज जब मैं आपके बीच बोल रहा हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 51,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, जिसमें से 29,000 करोड़ के प्रस्ताव हमने क्लियर कर दिए हैं, जमीनें दे दी हैं। 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। हमने एक लक्ष्य रखा कि न्यूनतम 35,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम उस दिन करने वाले हैं। देश के इन्वेस्टर हों, गल्फ कंट्रीज के इन्वेस्टर, अभी एक प्रतिनिधिमंडल आया था,
इतने लोग उत्साहित हैं, किसान की आमदनी दुगनी हो, पंचायतों में यूथ क्लब बने हैं, प्ले फील्ड हो, खेलने का सामान उन्हें उपलब्ध हो। सबसे ज्यादा केसर इस साल पैदा हुआ है। टूरिस्ट इन्फ्लक्स को देखें तो मैं समझता हूं 15 वर्षों में इतने टूरिस्ट कभी यहां नहीं आए थे। वहीं बगल में थोड़ी दूर जाने के बाद न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, न बुनियादी सुविधाएं हैं, इनके लिए पैसा ही नहीं। दुनिया भर के कर्ज में डूबे पड़ोसी की हालत ये हो गई है कि उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और कर्ज देने से 4 दिन पहले पूरी तरह मना कर दिया। जो अपने अवाम को, अपने युवाओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, उन्हें सुविधाएं नहीं दे सकता है, वो अपनी हकीकत पर पर्दा डाल करके हमारे बच्चों को गुमराह करने की, उनको भटकाने की नापाक कोशिश कर रहा है। साथियों, इस देश की खूबसूरत व्यवस्था ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल पैदा किया, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को पैदा किया, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, पालो आल्टो के सीईओ निकेश अरोरा, अडोब के सीईओ शांतनु नारायण, नोकिया के सीईओ राजीव सूरी, बीजिंग ओलंपियन आरिफ खान, वुशु चैंपियन सादिया तारिक, फुटबॉलर दानिश फारूक, ऐसी प्रतिभाओं को हमने जन्म दिया। यहां ऐसे लोग क्यों नहीं और बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे टैलेंट खौफनाक टैलेंट में बदलने की कोशिश हो रही थी। आप सभी उससे वाकिफ, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, सही रास्ता वही है जो आपको पराग अग्रवाल, सत्य नडेला, सुंदर पिचई, आरिफ खान बनाने का मौका देता है। वो दूसरा रास्ता सही रास्ता नहीं है, और उस रास्ते को व्यापक पैमाने पर चलाने के लिए निश्चित रूप से हम सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। ये 100 की संख्या आने वाले दिनों में 1000 हो और 1000 की संख्या 5000 हो। इस लक्ष्य को 2 साल में हमें प्राप्त करना है। ये सही रास्ता आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, जम्मू कश्मीर और आपके परिवार के भविष्य के लिए है, जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए है और भारत के भविष्य के लिए है। सही रास्ता जम्मू कश्मीर के देश के भविष्य का निर्माण करता है, विध्वंस नहीं करता। बाहरी तत्वों के भटकाव में आकर सीमा के इस पार से चंद लोग युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग अवाम की तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वही लोग हैं जो फेल टेरर स्टेट के फेल टेरर प्रोपेगेंडा को फैलाकर आपके भविष्य को अंधकार में धकेलना चाहते हैं। मेरा आग्रह है, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। जिनके खुद के आंखों और पैरों में विरोध है, उनके जन्नत और झूठे जिहाद के प्रोपेगेंडा से बचना मैं खासतौर से अभिभावकों से, माता पिता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, ताकि सही रास्ते पर चलकर नए भारत के निर्माण में हम भी अपना योगदान दे सकें। एक छोटी सी कहानी है। किसी मुल्क में एक ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, रात में गड्ढे में गिर गया। रात में तारों का अध्ययन कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़ी औरत बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची और उसने उसे निकाला। ज्योतिषी ने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और बोला, मैं देश का सबसे जाना माना बड़ा ज्योतिषी, कभी तारों के संबंध में तुमको कुछ पूछना हो तो बेझिझक मेरे पास आना। उस बूढ़ी औरत, अनपढ़ औरत ने कहा, बेटा इस ऑफर के लिए तेरा धन्यवाद, मैं कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि जिसे जमीन के गड्ढे न दिखाई देते हों वो तारों का अध्ययन कितना करेगा, मुझे समझ में आ गया है। साथियों, इस कहानी से मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जिनका मकसद है आपको गुमराह करना, उनसे आप सावधान रहिए। जिहाद के नाम पर हिंसा के गड्ढे खोदकर नौजवानों को अपने निहित स्वार्थ के लिए उसी गड्ढे में ढकेलने की जो कोशिश हो रही है, वो केवल तारों की बात है। एक साजिश है नौजवानों के भविष्य के लिए। मजहब के नाम पर बांटने वाले नहीं जानते कि जम्मू कश्मीर की धरती पर शांति और तरक्की के लिए अनेक धर्मगुरुओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। मंदिर, मस्जिद, पूजा, नमाज, पुराण, कुरान, कोई फर्क नहीं। सभी मानव जाति एक समान है
और एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ये हमारे देश का दर्शन है और हमें इस दर्शन के लिए जीना है। इसकी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। उर्दू की दो पंक्तियां हैं, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। परवरदिगार ईश्वर हम सभी के भीतर, और कुरान में लिखा है वो जाहिदू फिल्लाहि हक जिहादी, यानी सही रास्ते पर अपनी जिंदगी की मंजिल पाने के जितने प्रयास करने हैं वो करो, लेकिन ध्यान रहे वो रास्ता सही होना चाहिए। और इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जीवन में तरक्की के लिए प्रयास करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। शांति, समृद्धि, आवाम की खुशहाली, लोगों के जीवन में बेहतर बनाने की कोशिश, ये करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी को कोशिश करने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के जितने गांव हैं उनकी चर्चा नौजवानों के अचीवमेंट की वजह से हो, न कि अन्य कारणों से। हम ऐसे नौजवानों के व्यक्तित्व के निर्माण में जो भी आवश्यक मदद प्रशासन कर सकता है, हम आपको वचन देते हैं प्रशासन पूरी शिद्दत से आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। अगर किसी को गलत बातों से अमन के रास्ते से भटकाया जा रहा है तो आम के बड़े बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी बनती है उसे सही रास्ते पर लेके आए। कुरान में लिखा है कि मेल मिलाप यानी शांति सबसे बेहतर है। और इस पाक रमजान के महीने में मैं आप सभी नौजवानों से और ख़ासतौर से अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग तोड़ मरोड़ करके कुछ चीज़ें पेश कर रहे हैं उसमें गुमराह न हुआ जाए। बड़ी जिम्मेदारी है। आज बच्चे बच्चियां वर्चुअल वर्ल्ड के माध्यम से भी एक कोशिश हो रही है उनको बिगाड़ने की। माता पिता, परिजन, आवाम, बुजुर्ग लोग, हमारे धर्मगुरु, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं इसे रोकने में आप भी साझेदार बनिए। जिंदगी का निर्माण करने में, हालात का मुंह मोड़ने में समाज और आवाम की बड़ी भूमिका होती है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक चर्चा अक्सर होती थी कि नौजवान का असली विजडम किताबों में नहीं बल्कि एक विकसित समाज में मिलता है। और आवाम जिस दिन तय करती है उस दिन मैं मानता हूं कि तरक्की के सिवा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता है। उसी वक्त नवनिर्माण शुरू हो जाता है। यहाँ की आवाम ने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में नई सुबह का आगाज होगा। और आज मैं संतोष से कह सकता हूँ कि उस नई सुबह ने विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने अनेक बातें आपको बताई। मित्रों, अब आवश्यकता है कि भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से नीतियां बना रहे हैं, यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, हमारी महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। अनेक कार्यक्रम मिशन यूथ के अंतर्गत करीब दर्जन भर से ज़्यादा कार्यक्रम चल रहे हैं युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। और हमने लक्ष्य रखा है कि हर पंचायत के युवा को अवसर मिले। अनेक मुमकिन, राइज टुगेदर, अवसर, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क, पारदर्शी तरीकों से ये काम किया जाए, पैसा खर्च किया जाए, जिससे युवाओं की जिंदगी में बदल आवे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले। और ये जो सही रास्ता है, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि यहाँ से जो लोग निकलेंगे, मिशन यूथ पूरी तरह से एक एक आदमी की चिंता करेगा। उनको स्वरोजगार देने के लिए जो करना होगा वो निश्चित रूप से हम आगे करने की कोशिश करेंगे। आज जमाना कहाँ चला गया है? हमारे ही जम्मू कश्मीर का नौजवान, इसी देश का नौजवान रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, इनकी तरफ देख रहा है। यहां भी 2 सेंटर खुले हैं, बारामूला और जम्मू। अनेक बच्चे वहां अपना भविष्य बना रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं 14 ऐसे सेंटर हम और बना रहे हैं। हर जिले में कम से कम एक, 16 के बाद 4 और बनाएंगे। हर जिले में कम से कम एक सेंटर ऐसा होना ही चाहिए। आज मैं अपने सभी नौजवान साथियों से, उनके माता पिता से कहना चाहता हूं कि प्रशासन आपकी खुशहाली के लिए हर स्तर पर काम करने के लिए तैयार है। मेरे पास विवरण बहुत है, वक्त नहीं है कि हर बात मैं आपसे कहूं, समय का अभाव है। इसलिए मैं आप सभी को केवल एक भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए, आवाम की भलाई के लिए
हम पूरी ईमानदारी से, पूरी क्षमता से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि कोई निर्णय हमारा गलत है, किसी निर्णय से आम आदमी के जीवन पे कोई तकलीफ आ रही, खुले मन से मैं कहना चाहता हूं कि हम तुरंत बदलाव करने के लिए तैयार हैं। आप सबको अधिक से अधिक अवसर मिले, आप भी यहाँ की तरक्की में हाथ बटाएं, आन बान शान से अपनी जिंदगी जिएं, यही हम सबकी कल्पना है। मुझे पूर्ण विश्वास है हर एक नौजवान नई उम्मीदों, नए सपनों, नई ऊर्जा तथा अपने माँ बाप, जम्मू कश्मीर तथा देश का नाम रोशन करेगा। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी साथियों, आर्मी, जेके पुलिस और जिन लोगों ने कर्तव्य निष्ठा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, उनको मैं नमन करता हूं। आइए हम सब मिलकर के धरती के इस स्वर्ग को पुनः स्वर्ग बनाएं, नई ऊंचाई पर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय